Good morning, students. Welcome to Learners Academy. So this is exercise 10.3 part 2. We started exercise yesterday, part 2, sorry, not 3. We start question number 3 actually, part 2 है. We started exercise yesterday in which we completed the first two questions of the exercise, right? ठीक है, और उसी पैटर्न का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा टिपिकल है ना. जैसे इसमें हमको जनरल फॉर्म टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रिड्यूस करना था, इसमें हमको जनरल फॉर्म इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म रिड्यूस करना था, अब हमको जनरल फॉर्म इनटू नॉर्मल फॉर्म रिड्यूस करना है. ठीक है, और कल हमने डिस्कस किया था कि दो तरीके होते हैं, पहले रिड्यूस करके बाद में उसके कंपोनेंट्स निकालो, पहले कंपोनेंट्स निकाल के बाद में रिड्यूस करो, है ना. तो पहले दो क्वेश्चंस तो दोनों फॉर्म से संभव थे और दोनों फॉर्म से इजी भी थे. लेकिन अब ये तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, पहले कंपोनेंट्स निकालेंगे बाद में रिड्यूस करेंगे. इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे. पहले रिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए पहले क्या निकालेंगे, कंपोनेंट्स निकालेंगे. ओके, चलो देखो कैसे करेंगे. लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन है x माइनस रूट थ्री बाय प्लस एट इक्वल टू जीरो, जिसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म. तो ये तो है गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म. हियर द इक्वेशन ऑफ लाइन L, the equation of line L is given in its general form as follows. In its general form as follows. ये इक्वेशन, ठीक है. अब मुझे क्या चाहिए, इसकी नॉर्मल फॉर्म चाहिए. तो एक बार मेरे माइंड में मैं नॉर्मल फॉर्म बनाता हूँ, देखो कैसी बनती है. नॉर्मल फॉर्म बनाओ माइंड के अंदर, कैसे बनती है रफली. एक्स कॉस ओमेगा ऐसे कुछ बनती है. मैं बनाने की कोशिश करता हूँ तो क्या होती है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस इक्वल टू पी. ठीक है, तो उसमें कॉस ओमेगा एंड साइन ओमेगा एंड पी, ये कंपोनेंट्स पहले निकाल रहा हूं मैं, है ना. रिड्यूस बाद में कर रहा हूँ, पहले कंपोनेंट्स निकाल रहा हूँ. तो टेल मी कॉस ओमेगा साइन ओमेगा एंड पी की डायरेक्ट वैल्यूज थ्रू द फॉर्मूला मैंने याद कराई थी, और मैंने कहा था और किसी की याद करो ना करो, इनकी तो कर ही लेना. क्योंकि और जैसे स्लोप के डायरेक्ट फॉर्मूला से याद है कि नहीं है, वाई इंटरसेप्ट की याद है, वो तो रिड्यूस करके पता लगा लेते हैं. लेकिन इसको रिड्यूस करके पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, है ना. पूरा बहुत लंबा डेरिवेशन है, तो इसकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे तो ही फायदे में रहोगे. तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, याद रख जाए कि देखो कॉस ओमेगा का यहाँ पे कॉस एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे कॉस ओमेगा है, और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट एक तरीके से वन है. मान लो यहाँ पे ए है, मान लो ये ए है ना. तो कॉस ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए, क्योंकि इससे कौन सा कोएफिशिएंट मैच हो रहा है, ए. तो प्लस और माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, और फिर साइन ओमेगा कैसे निकलेगा. लेट से साइन ओमेगा वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे साइन ओमेगा है, और वहां पे वाई का, एक बार के लिए जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, मान लो इसका बी है और इसका सी है. तो ये कैसे निकलेगा, प्लस और माइनस बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और वहां पे पी को इधर लेके आ जाएंगे लेटस से, तो माइनस पी हो जाएगा. तो पी से कौन मैच हो रहा है, सी मैच हो रहा है. तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें प्लस और माइनस सी तो लगाएंगे हम, है ना. प्लस और माइनस ही तो लगाएंगे, बट क्योंकि पी लेंथ होती है, हमने सीखा है. पी क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से वो कितनी दूर है, या ओरिजिन से नॉर्मल बनाए तो नॉर्मल की लंबाई कितनी है, वो होती है पी. समझ में आया ना. देखो लेट से ये लाइन है, तो ये होती है पी, है ना. ये वाली लंबाई पी होती है. तो ये, चाहो तो ऐसे कह दो कि नॉर्मल की लंबाई, ये नॉर्मल लाइन ही तो है, इसकी लंबाई कह दो. या फिर यूं कह दो कि इस लाइन के ओरिजिन से दूरी, इस ओरिजिनल लाइन, जिस लाइन की बात हो रही है उस लाइन के ओरिजिन से दूरी. तो दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते. तो इस कारण से हम क्या कर देते हैं, इसके आगे मॉडुलस से लगा देते हैं, या फिर ऊपर ही लगा लो, नीचे तो वैसे भी पॉजिटिव आना ही है. ऊपर प्लस और माइनस सी के, हमें पहले प्लस और माइनस सी को सॉल्व करते हैं, और उसमें से जो भी प्लस होता है वो रख लेते हैं, माइनस रहने देते हैं, है ना. ऐसे होता है, ठीक है, डन. तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला से हमको यहाँ पे पहले कॉस ओमेगा साइन ओमेगा और पी निकालना है. और उसके लिए हमको ए बी और सी की वैल्यू चाहिए होगी. यानी सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा बताओ, इनको ए बी सी से कंपेयर करके, मतलब जनरल फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी निकालने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये एल्गोरिदम सेट हो गया एक तरीके से नॉर्मल फॉर्म में, है ना. तो मैं क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद इट्स स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म. ओ, कंपेयर जनरल फॉर्म है ना. कंपेयरिंग द गिवन
इक्वेशन विथ इट्स स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म। अभी जनरल फॉर्म में ही नहीं है, जनरल फॉर्म में है तो जनरल फॉर्म से कंपेयर हो सकती है। दैट इज क्या होती है स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म, ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। वी गेट वी गेट। तो टेल मी द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए की वैल्यू क्या है यहाँ से 1, बी की वैल्यू क्या है बोलो, -√3, एंड सी की वैल्यू क्या है 8। ये तीन वैल्यूज आ गई। तो अब कंपोनेंट्स निकालना शुरू करते हैं, कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा और पी। वो तीन भी तो निकालने हैं, क्वेश्चन में ये थोड़ा ना क्या रखा है कि केवल इतना निकाल के रिड्यूस करके छोड़ दो। वो तीन भी निकलवा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, पहले वो तीन निकाल के फिर रिड्यूस करें, है ना। तो नाउ वी नो दैट नाउ वी नो दैट अब हम लिखेंगे कि नॉर्मल फॉर्म होती क्या है, द नॉर्मल फॉर्म, द स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन इज ऑफ अ लाइन इज क्या होती है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, वेयर 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 तीनों की वैल्यू डाल दूंगा। कॉस ओमेगा की वैल्यू डालो पहले बाय फॉर्मूला याद करके, वेयर कॉस ओमेगा इक्वल टू बोलो प्लस और माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गई, प्लस और माइनस, देखो प्लस और माइनस तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है 1, फिर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब -√3 का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर। फाइन। तो ये आ जाता है प्लस और -1 तो ऊपर, और नीचे देखो 1 का स्क्वायर और √3 -√3 का स्क्वायर 3, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 4, 4 का रूट 2, तो ये +और -1/2 आ गया। डन। ठीक है, ये तो हो गया कॉस ओमेगा। अब साइन ओमेगा निकालना है, एंड साइन ओमेगा इक्वल टू बस वो प्लस और माइनस बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला में वही हो जाएगा रूट प्लस और माइनस बी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो एक बार सॉल्व कर लिया ना, 2 आ रहा है, बार बार क्या सॉल्व करना। अब बस प्लस और माइनस बी करना है। तो देखो बी की वैल्यू -√3 है ना। तो अगर मैं प्लस और माइनस और फिर वापस -√3 लगाऊंगा तो बात तो वही हो जाएगी कि प्लस और -√3। भाई अगर मैं इसको प्लस दूंगा तो प्लस और माइनस क्या बनेगा, माइनस, और फिर माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस। तो घूम फिर के आज चीज तो वही आ जाएगी। कोई ऐसे कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा सर ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसमें प्लस और माइनस देंगे तो शायद अपोज प्लस प्लस ही आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, नहीं वापस अगेन एक प्लस और एक माइनस बनेगा, है ना। तो हम क्या हो जाएगा फाइनली प्लस और -√3 डिवाइडेड बाय, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो सॉल्व कर ही लिया ना आपने, 2। डन, समझ आया। तो एक कॉस ओमेगा आ चुका है, साइन ओमेगा आ चुका है, और अब पी की बारी है ना, पी निकालना, प्लस और -√3 डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब पी की बारी है ना, एंड पी इधर निकालते हैं हम। ठीक है ना, एंड पी इक्वल टू क्या होता है, प्लस और माइनस सी का मॉडुलस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस और माइनस सी, सी कितना है बेटा 8, तो मॉडुलस के अंदर प्लस और -8 लगा के डिवाइडेड बाय, इसको तो सॉल्व कर ही चुके हैं, क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा मैं। और फर्दर सॉल्व करूंगा तो प्लस और -8 का मॉडुलस तो 8 ही आएगा, तो 8/2 दैट इज 4। तो पी तो क्लियर है 4 यूनिट्स, है ना, यानी कि लाइन तो 4 यूनिट दूर है किससे, आपके ओरिजिन से, ये तो क्लियर है, यानी कि लेंथ ऑफ नॉर्मल तो ये आ गई। अब सवाल ये है, पहला सवाल ये है कि इसमें से प्लस लेना है माइनस लेना है, इसमें से प्लस लेना है माइनस लेना है, कौन सा लेना है, और फिर उसके बाद कैसे अपने को वो बनानी है, नॉर्मल फॉर्म कैसे बनानी है, ठीक है।
देखो बेटा, इतना करने के बाद क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सपोज करो मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। ठीक है। अब देखो, इस इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? एक्स माइनस रूट थ्री वाई प्लस एट, ये थी, है ना। इसका इसका डायग्राम बनाने के लिए मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि सबसे आसान मुझे डायग्राम बनाना कब लगता है, जब मैं स्लोप जानता हूं और जब मैं वाई इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट एक जानता हूं, और उसमें से भी वाई इंटरसेप्ट ज्यादा आसान लगता है आपको। तो इसको जल्दी से हम क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेल मी व्हाट विल बी द स्लोप इंटरसेप्ट, और लिखना भी पड़ेगी, ये सारी बातें लिखनी भी पड़ेगी, है ना। देखो कैसे लिखनी पड़ेगी। नाउ, नाउ reducing the reducing the given equation in slope intercept form, we get in slope intercept form we get, तो सीधे मैं देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको भी लिखना आना चाहिए। मैं सीधा लिख रहा हूँ y इक्वल टू 1/√3x प्लस 8/√3, 1/√3x प्लस 8/√3, ये सीधे लिख दिया मैंने। बताओ, समझ आया? ठीक है। कैसे आया? -√3y को उधर लेगा भी, छोटी मोटी कैलकुलेशन समझ लिया मैंने। y इक्वल टू 1/√3x प्लस 8/√3, ये सीधे सीधे आ गया, रिड्यूसिंग में किया। कहाँ पे? देखो, ये -√3y उधर जाएगा ना, तो दोनों प्लस में ही है। ठीक है, डन, समझ आया? कोई डाउट नहीं? ओके। अब इसमें से कंपेयर करूंगा फिर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो वी गेट रिड्यूसिंग द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वी गेट एंड कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड कंपेयरिंग with the standard slope intercept form, standard slope intercept form, that is standard slope intercept form क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस सी, डन। ठीक है ना। तो वी गेट तो देखते हैं m की वैल्यू क्या है यहाँ से, 1/√3, और c की वैल्यू क्या है यहाँ से, 8/√3, यही आएगी। तो वी गेट m इक्वल टू 1/√3 एंड c इक्वल टू, और m क्या है? स्लोप। वी गेट स्लोप पूरा लिख देते हैं, वी गेट स्लोप m, स्लोप दैट इज m इक्वल टू 1/√3, एंड y इंटरसेप्ट कहते हैं ना c को, y इंटरसेप्ट दैट इज c इक्वल टू 8/√3। ठीक है, तो ये दो चीजें आ गई। अब इन दो चीजों की मदद से मैं ग्राफ बनाऊंगा। कोई कहेगी सर मेरी मर्जी, मैं तो किसी और फॉर्म में आपको ग्राफ ही तो बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। मेरी मर्जी, मैं तो उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी ग्राफ बना सकता हूँ, बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कर रहे थे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया और स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल दिया। आप दोनों इंटरसेप्ट निकाल लो, है ना, उससे भी आप चाहो तो बना सकते हो। कोई कहे कि मैं तो किसी भी फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करूँ, मेरे पास तो कोई तीसरा तरीका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ बनने से मतलब है ना, आप कैसे भी इसका ग्राफ बनाओ। ओके। तो शिवम, आप कहाँ थे 2-3 दिन तक, और कहाँ कैसे आज अचानक प्रकट हुए हो? क्लास के सर बाद मेरी मेरे दो से तीन दिन बात तक करोगे आप, तबीयत और खराब पापा हुई से थी बात अभी। कराओगे, ठीक है। सर मेरी ओके, तबीयत खराब हुई थी, वन पढ़ना बाय था रूट ही। थ्री 8/√3 स्लोप हो गया, वाई इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब अपन ग्राफ बनाना शुरू करें, तो नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, तो पूरा भर गया है ना। तो नेक्स्ट पेज पे अब मैं ग्राफ बनाने की स्थिति में पहुंच चुका हूँ। तो लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दीज आर टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई। ठीक है। और आपके पास क्या क्या चीजें हैं? आपके पास है स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। तो स्लोप पॉजिटिव है, तो एक्यूट एंगल बनेगा,
और वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, यानी ओरिजिन से कहीं ऊपर कट लगेगा। तो अब अंदाजन ही बनाना है आपको, एक्चुअल नाप चोक थोड़ा ना करनी है। तो अंदाजन बताओ लाइन कैसी बनेगी। वाई इंटरसेप्ट से थोड़ा सा ऊपर कट लगाना है, मान लो यहाँ लगा दिया मैंने, और पॉजिटिव स्लोप है, दैट मीन एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ऐसे ही तो बनता है। तो एक लाइन बन जाएगी, बन गई, ठीक है ना। तो यानी कि इस लाइन की अंदाजन ग्राफ ऐसे बनेगा एल, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8/√3। ये सी है, सी की वैल्यू कितनी है, 8/√3। और स्लोप इसके आगे कहीं लिख लो कि इसका स्लोप है m = 1/√3। ठीक है, डन, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आपको चाहिए था ओमेगा, तो ओमेगा कैसे मिलेगा, इस लाइन से नॉर्मल बनानी पड़ेगी। नॉर्मल कैसे बनती है बताओ, ओरिजिन से बनती है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर कुछ ऐसे बनेगी, बन गई। ओरिजिन से परपेंडिकुलर ऐसे बन गई, लेट्स से ये ओ है और ये पी है, तो ओपी परपेंडिकुलर टू लाइन एल। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल मतलब एक लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रही है, तो चेक करो, एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। यानी ओमेगा मेरा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है मेरा ओमेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। यही मुझे पता करना था कि मेरा ओमेगा किस क्वाड्रेंट में लाए करेगा। समझे, ये सारा तामझाम हमने क्यों किया, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया, ये ग्राफ क्यों बनाया, केवल और केवल इतना पता करने के लिए कि ओमेगा मेरा कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा। तो ये आपको पता चल गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है, डन। चलो तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। नाउ यूजिंग द, हमारे पास स्लोप और वो क्या है, वाई इंटरसेप्ट, यूजिंग द स्लोप m = क्या, 1/√3, एंड वाई इंटरसेप्ट दैट इज c = 8/√3, we draw we draw the we draw the graph of the given line, we draw the graph of the given line L, and on the basis of the graph, and and we draw the graph of the line L, and साथ में and also the normal, and also the normal line OP परपेंडिकुलर टू द लाइन एल। ये दोनों चीजें बना दी हमने। तो पहले लाइन बनाओगे तभी तो पता चलेगा। लेट से देखो, इधर अगर लाइन ऐसे बनती तो फिर ओपी ऐसे बनती, लेट से अगर लाइन ऐसे बनती तो ओपी ऐसे बनती, लेट से लाइन अगर ऐसे बनती तो ओपी ऐसे बनती। अब देखो, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता ओमेगा, है ना, अभी इसमें सेकंड में बन ही रहा है, इसमें थर्ड में आ जाता। वो ऐसे थोड़ा ना, सर इधर से नाप लो, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपते, और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता। ठीक है ना। तो जब तक लाइन की डायरेक्शन पता नहीं है तब तक वी कैन नॉट फाइंड आउट कि ओमेगा कैसा होगा। और लाइन की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, दो चीजों के, स्लोप से और वाई इंटरसेप्ट से। वेरी गुड, अब समझ रहे हो, है ना। ठीक है, तो यहां से हमने ऑल्सो द नॉर्मल लाइन ओपी टू द परपेंडिकुलर लाइन एंड वी गेट, यहां से हमको पता चला वी गेट द वी गेट, देखो उसने क्या लैंग्वेज यूज करी है, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्सिस, ये लैंग्वेज यूज करी है उसने। हम भी वही करेंगे, वी गेट एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज, इस एंगल को हम क्या कह देते हैं, ओमेगा, दैट इज ओमेगा, ठीक है ना, दैट इज ओमेगा लाइज इन, मुझे ये तो पता नहीं ओमेगा कितना है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ओमेगा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अब अगर ओमेगा सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है तो टेल मी, साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव। तो हमारे पास जो वो पीछे कंफ्यूजन था कि साइन को पॉजिटिव लें या कॉस को नेगेटिव लें, वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया ओमेगा से, है ना। ठीक है, ठीक है ना, ओमेगा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो 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 पहले कॉस ओमेगा की बात कर रहे थे अपन, है ना। सो कॉस ओमेगा इक्वल टू, कॉस ओमेगा तो नेगेटिव होगा,
और पहले cos ओमेगा में कंफ्यूजन क्या था, प्लस और माइनस 1/√2, तो -1/2 क्लियर हो गया, -1/2। एंड साइन ओमेगा, ये प्लस में होगा, और इसका कंफ्यूजन क्या था कि इसको मैं प्लस और माइनस √3/2 लेना था, +√3/2 लिया, -√3, तो साइन पॉजिटिव, तो यानी कि +√3/2। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया इसका। तो अब आपके पास cos ओमेगा फाइनली आ गया, साइन ओमेगा फाइनली आ गया, पी तो पहले आ गया था, लेकिन अभी भी आप रिड्यूस नहीं कर सकते, आपको एग्जैक्ट ओमेगा चाहिए। आपको अब cos ओमेगा साइन ओमेगा नहीं चाहिए, तो सर आपने cos ओमेगा साइन ओमेगा क्यों नहीं करा? जब तक cos ओमेगा साइन ओमेगा नहीं पता चलेगा तब तक ओमेगा कैसे पता चलेगा? तो cos ओमेगा साइन ओमेगा भी अभी पूरा काम नहीं हुआ, अब यहाँ से ओमेगा निकालना, ओमेगा मतलब एंगल निकालना है। ऐसा कौन सा एंगल है जो cos पे लग जाता है तो -1/2 वैल्यू देता है, और ऐसा कौन सा एंगल है जो साइन पे लग जाता है तो √3/2 वैल्यू? तो ट्रिग्नोमेट्री में आना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 3। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, आगे का काम मैं यहाँ से कर रहा हूँ, दोनों को साथ साथ करते जाते हैं। इम्प्लाइज, देखो इसको तो cos ओमेगा का cos ओमेगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, -1/2 कब देता है बताओ? cos एंगल 1/2 कब देता है? 60 डिग्री, यानी कि π/3, cos π/3, ठीक है ना? ठीक है, इधर आओ, साइन ओमेगा, और इधर आ जाओ, ये √3/2 कब देता है, टेल मी, √3/2 कब देता है? 60 डिग्री, यानी कि π/6। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में भी दे सकता है ना। देखो एक काम करो, पहले इसको सॉल्व करो, क्योंकि दोनों का ओमेगा मैच होना चाहिए, बात ये है ना। तो देखो यहां से, तो इसको एक बार पेंडिंग छोड़ो, इधर आओ, तो इम्प्लाइज cos ओमेगा, अब माइनस करना है, माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखना पड़ेगा, पाई -π/3 लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा? सो इट इज लाइक cos ओमेगा इक्वल टू cos 2π/3, तो यहां से ओमेगा क्या आया, 2π/3, यहां तक क्लियर। अब चलते हैं इधर, तो देखो साइन ओमेगा √3/2 को मैं सिंपली साइन π/6 लिख सकता हूं, तो वहां से ओमेगा π/6 आ जाएगा, लेकिन मैथ नहीं हुआ ना। तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो रहती है कि नहीं रहती है? तो मैं इसको π/6 ना लिख के सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू लिख दूं, पाई -π/6, तो भी चलेगा ना? चलेगा नहीं चलेगा? या फिर दो स्टेप्स में कर लो, कि इसको एक बार तो π/6 लिख लो, है ना, लेकिन π/6 मैच नहीं हुआ, तो अगली स्टेप में आपने देखा यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, और मैच कराने के लिए मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाता हूँ, वो मेरे लिए ज्यादा सही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में मैच क्यों नहीं किया फिर ये? हम्म, यहाँ से 2π/3 आ रही है, यहाँ से पाई -π/6 करेंगे तो मैच करेगा नहीं, ऐसा कैसे होगा? आपको एक ऐसा एंगल सोचना है जो cos ओमेगा तो -1/2 दे और साइन ओमेगा √3/2 दे, है ना, यही काम है आपका। अरे ये भी तो π/3 होगा, क्या बात कर रहे हो? π/3 तो होगा, 60 डिग्री तो π/3 होता है ना, π/6 कैसे कर लिया, 30 डिग्री कर दिया आपने तो, है ना। ये भी तो π/3 होगा, और अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हो जाएगा ना मैच, पाई -π/3। सो इट इज लाइक साइन ओमेगा इक्वल टू साइन 2π/3, तो ओमेगा मैच हो गया आपका। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा। अब आपके पास ओमेगा भी है, अब आपके पास पी भी है, और अब आप रिड्यूस कर रहे हो उसको उसकी नॉर्मल फॉर्म में, हेंस हेंस। अच्छा, उसने पूछा था एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन एंड पॉजिटिव, तो ये एंगल आ चुका है ना, 2π/3 मेरा वही एंगल है इसके बीच का, है ना। ठीक है, तो अब मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन, या फिर ऐसे कर सकते हो, पुटिंग द वैल्यूज, आप इसमें पुट करो, ये थी ना आपकी, इसको इक्वेशन 1 मान लो, जो स्टार्टिंग में आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म लिखी थी, इसमें किसकी वैल्यू पुटअप करनी है आपको, तीन चीजों नहीं, दो चीजों की, ओमेगा की और पी की, बस। और ये इसको एज इट इज छाप देना, यही आपकी नॉर्मल फॉर्म। तो मैं लिख देता हूँ, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एंड ओमेगा एंड पी, है ना, इन इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ के आए थे अपन, वी गेट, बोलो इक्वेशन क्या थी, एक्स कॉस ओमेगा, तो एक्स कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2π/3, प्लस वाई साइन ओमेगा, तो वाई साइन ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2π/3, इक्वल टू पी की पॉजिटिव वैल्यू क्या ली थी आपने, 4, दैट्स इट, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन इट्स नॉर्मल फॉर्म।
is the required equation of line in its normal। अब आप तीन आंसर मैच करो। पी की वैल्यू 4, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय 3, और फाइनली जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो ये वाली होनी चाहिए, एक्स कोस ओमेगा बाय। ठीक है, 2 पाई बाय 3 इक्वल टू 120 डिग्री होता है, तो एक्स कोस 120 डिग्री, वाई साइन 120 डिग्री इक्वल टू 4। आप रेडियन फॉर्म में लिखो तो मैं ज्यादा प्रेफर ये करूंगा, क्योंकि आगे की गणित पूरी रेडियन फॉर्म में ही चलेगी, तो हमें अभी से आदत डाल रहे हैं ना। ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। बाकी सब मैच हो गया। अब आप इमेजिन करो डायरेक्ट इस फॉर्म में रिड्यूस कैसे करते हो उस इक्वेशन को, और फिर कैसे वैल्यूज निकालते। पहले वैल्यूज निकाल के पुटअप करनी पड़ती। ठीक है, समझ आया? इतना करने के बाद सबसे बड़ी गलती, इतना कर दिया ना, अब जल्दीबाजी के लो, हड़बड़ी के लो, नासमझी के लो, कई बच्चे क्या कर लेते हैं पता है, अब cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, सॉल्व कर देते हैं मतलब इसको, और sin 2 पाई बाय 3 की वैल्यू। तो बेटा वैल्यू रख के सॉल्व कर दोगे ना, तो घूम फिर के वहीं आ जाओगे जहां से शुरू हुए थे, x - √3y + 8, जनरल फॉर्म में आ जाओगे। ये तो तब करना है जब आपको जनरल फॉर्म बनानी हो, जब आपको cos ओमेगा sin ओमेगा, जैसे पिछली एक्सरसाइज में sin ओमेगा cos ओमेगा की वैल्यू देकर, p की वैल्यू देकर जनरल फॉर्म बनवा रहा था। अब इसको इसी फॉर्म में छोड़ना है। ठीक है, डन। चले नेक्स्ट पार्ट पे। अब इसके, अब मैं स्टेप्स छोड़ के डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू कर दूं। ये लो, इसको कर दिया डिलीट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे। तो सेकंड क्वेश्चन इज y - 2 इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है आपको, है ना? y - 2 इक्वल टू 0, पहला काम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो बोलो क्या होगा, 0x + 1y - 2 इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ से एबीसी निकालो। मैं बिल्कुल डायरेक्ट चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप स्टेप्स सारे वही फॉलो करेंगे, आप चाहो तो स्पेस छोड़ दो, घर जाके फॉलो लिख देना। तो बोलो एबीसी क्या आएगा, ए क्या आएगा 0, बी क्या आएगा 1, एंड सी क्या आएगा -2। तो अब जैसे ही एबीसी क्लियर, तो अगला काम साइन ओमेगा कोस ओमेगा और पी निकालना यूजिंग द डायरेक्ट फॉर्मूला। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से मैं निकालना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले कॉस ओमेगा, ए डिवाइडेड बाय, तो ए क्या है 0 डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला लिख दो चलो एक बार, ए डिवाइडेड बाय √(a²+ b²। और साइन ओमेगा, प्लस और माइनस लगाओ, साइन ओमेगा इक्वल टू प्लस और माइनस बी डिवाइडेड बाय √(a²+ b²। एंड पी की वैल्यू मॉडुलस प्लस और माइनस सी डिवाइडेड बाय √(a²+ b²। ठीक है, तो ए की वैल्यू 0 है, तो 0 से कुछ भी होगा तो मैं सीधे 0 ही लिख दूं, सोचना ही क्या है ना। 0 से कुछ भी डिवाइड होगा तो कॉस ओमेगा 0 आएगा। अच्छा, बी से डिवाइड कराएंगे तो +or - 1 डिवाइडेड बाय इन इन दोनों का रूट क्या होगा, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, रफली सॉल्व कर दो, क्या आया 1, 1 का रूट 1, तो +or - 1 डिवाइड बाय 1 यानी अल्टीमेटली +or - 1। ठीक है ना। और सी, सी की वैल्यू पॉजिटिव वाली लेनी है, तो पॉजिटिव वाली लेनी है तो 2 ले लूं, और 2 डिवाइडेड बाय नीचे तो 1 आ ही रहा था, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 2। तीनों चीजें आ गई। अब क्या करना है, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको इमेजिन करना है इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है। तो बोलो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो y = 2, y = 2 का ग्राफ आप कुछ भी मत कन्वर्ट करो, वैसे ही बता सकते हो, या तो ओरिजेंटल लाइन है, वर्टिकल लाइन है ना। तो कहाँ बनाऊं ग्राफ, यहाँ बना देता हूँ, लेट से y = 2 का ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। और कहाँ से गुजरेगी, 2 से गुजरेगी। लेट से ये है मेरा 1 2, तो यहाँ से गुजर रही है, ये लाइन बन जाएगी y = 2, टेल मी। ठीक है, ये हो गई मेरी लाइन एल। अच्छा, स्लोप, इसका स्लोप व्लोप से मतलब ही नहीं हमको, एक्चुअली हमको तो केवल ये देखना है कि अब इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये तो देखना है। तो आप ध्यान से देखो, ओरिजिन से जो इसका परपेंडिकुलर बन रहा है वो ये बन रहा है, चेक करो, यही इसका परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी तो p होगी। और अब ये जो लाइन है ये नॉर्मल लाइन है, ऐसे मानो ये जो y एक्सिस का एक छोटा सा टुकड़ा है ये नॉर्मल लाइन है, तो ये नॉर्मल लाइन है, तो x एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री तो एंगल बना रही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव। तो मैं क्या ले लूंगा, साइन ओमेगा, तो कॉस ओमेगा तो वैसे भी देखो 0 था ना, कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा में +1 लूंगा, -1 नहीं लूंगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री तक तो दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, हेयर ओमेगा लाइज इन, ओमेगा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो सो आ जाइए, कॉस ओमेगा तो वैसे भी 0 था, 0 का तो कोई साइन होता नहीं है,
कॉमा साइन ओमेगा क्या मिला मेरे को, +1। और पी तो वैसे भी था ही मेरे पास, है ना। तो पी की वैल्यू अभी क्यों निकाले, निकली हुई ना। अब आप ओमेगा की वैल्यू निकालो, कोस ओमेगा साइन ओमेगा मिलने के बाद अगला काम क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू निकालना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, देखो ये भी हिंट होता है, पिछली बार सेकंड क्वाड्रेंट में थी तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच की निकालनी थी, हमने 120 डिग्री निकाली। और अभी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली ही निकालनी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बहुत आसान है, कोस ओमेगा कब जीरो होता है, साइन ओमेगा 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे ये जीरो हो जाता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का सोचना तो बहुत आसान है। तो इम्प्लाइज यहां से कॉस ओमेगा इक्वल टू cos π/2 एंड साइन ओमेगा इक्वल टू साइन π/2। तो यहां से भी ओमेगा आया आपका π/2, और वहां से भी ओमेगा आया आपका क्या, वही π/2। तो आगे आपका ओमेगा π/2। अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ओमेगा एंड पी इन द नॉर्मल फॉर्म। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म होती है एक्स कोस ओमेगा, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। ठीक है ना। तो एक्स कॉस ओमेगा क्या, ओमेगा क्या निकला π/2, तो एक्स कॉस π/2, या पीछे दे रखा है एक्स कॉस 90 डिग्री दिया हुआ है ना, प्लस वाई साइन ओमेगा यानी कि वाई साइन π/2 इक्वल टू पी कितना बना 2। आंसर चेक करो, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है। अब देखो जो जनरल फॉर्म थी, जो जनरल फॉर्म थी उसमें एक्स की टर्म ही नहीं थी, नहीं थी ना, लेकिन इसमें है ना। ठीक है, इसमें एक्स की टर्म है, नॉर्मल फॉर्म में दोनों टर्म्स होंगी। ठीक है, चलें थर्ड क्वेश्चन देखो इसका। स्लोप इंटरसेप्ट क्यों किया था मैंने, लाइन की एक ग्राफ बनाने के लिए। तो मेरे को लाइन y इक्वल टू 2 का ग्राफ वैसे ही मुझे बनाना आता है, मैंने उस टाइम में जिक्र किया था, वो ग्राफ बनाना है उसके लिए चाहो तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, चाहो तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, या आपकी नॉलेज इतनी अच्छी है कि आप देख के वैसे ही बना लेते हो तो बढ़िया बात है। कैलकुलेशन इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि ग्राफ बन गया ना बेटा, y इक्वल टू 2 का ग्राफ सीधे बन गया, है ना। और बनाना चाहो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करेंगे, तो y इक्वल टू 0x+2। तो y इंटरसेप्ट 2 है, देखो 2 कदम ऊपर, और स्लोप 0 कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उससे भी यही पता चल रहा है, और सीधे मुझे मेरे को नॉलेज है कि ये। ठीक है। थर्ड वाला देखो, x-y = 4। अब x-y = 4 में मैं सबसे पहले वही एबीसी, तो 4 को इधर बुलाना पड़ेगा, x-y-4 = 0। टेल मी द वैल्यूज ऑफ एबीसी क्विकली, ए बी सी। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -4। चलिए, तो यहां से क्या निकालना है आपको, वही कॉस ओमेगा साइन ओमेगा और p। ठीक है, तो कॉस ओमेगा निकालते हैं पहले, प्लस और माइनस क्या होता है वैल्यू फॉर्मूला, a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन ओमेगा प्लस और माइनस b डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड पी की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस प्लस और माइनस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सॉल्व करके सीधे सीधे बताया जाओ फटाफट फटाफट। तो बोलो, ये तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉल्व कर लो, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का रूट, तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा ये। तो नीचे डिनोमिनेटर में तो सबके √2 है, और ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस 1/√2, और ये प्लस और माइनस -1 के आगे लगेगा तो भी प्लस और -1 ही हो जाएगा, प्लस और माइनस 1/√2 है ना, दोनों सेम हो गए। और p की वैल्यू क्या होगी, 4 का मॉडुलस, -4 का मॉडुलस लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4/√2 राइट। और 4/√2 को रेशनलाइज करके 2√2 लिख सकते हैं, इसके नीचे दूसरे स्टेप में 2√2। ठीक है, निकल गए तीनों चीजें। अब क्या काम है, आपको ग्राफ बनाना है और एनालाइज करना है कि ओमेगा का क्या हालचाल है, राइट। तो लेट से ये हो गया हमारा ग्राफ। चलो, अब ग्राफ बनाने के लिए कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करूं, आपकी इच्छा है किसी भी फॉर्म में। अब देखो, इस बार इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना। तो x-y = 4, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लिया था ना, तो 4 से डिवाइड कराना पड़ेगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, पहले 2 क्वेश्चन करके आए ना इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कराना, तो x/4 प्लस y/-4, क्योंकि माइनस वाई है, इक्वल टू 1 बन गई है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इससे भी तो ग्राफ बना सकते हो, आपको तो ग्राफ बनाना है ना। तो x इंटरसेप्ट 4 है, यानी कि 1 2 3 4 ये है, और y इंटरसेप्ट -4 है, नीचे आ जाओ, 1 2 3 4। तो इन दोनों से भिड़ने वाली लाइन बनानी है आपको, और अगर आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से बनाते तो भी यही बनती, क्योंकि लाइन तो वही है, उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है,
ग्राफ बन गया। अब अगला काम ग्राफ बनाने के बाद नॉर्मल लाइन बनाना और नॉर्मल लाइन का ओमेगा पहचानना। तो ये बन गई मेरी नॉर्मल लाइन, ठीक है ना, ओ पी। ठीक है ना, अब ओमेगा कैसा बनेगा, इमेजिन करो ऐसा बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाए होने वाला ओमेगा है। अब की बार समझ गए क्या। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको साइन ओमेगा एंड कोस ओमेगा के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हेयर ओमेगा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो सो टेल मी, कॉस ओमेगा की बात करते हैं तो फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ओमेगा कैसा होता है बताओ। प्लस को फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो कॉस ओमेगा प्लस यानी कि 1/√2 एंड साइन ओमेगा माइनस, तो साइन ओमेगा -1/√2। अब आपको ओमेगा पे फोकस करना है, ओमेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का ही आना चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचते हो, 2 पाई माइनस करके पहुंचते हो। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस करके, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस करके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस, यही स्टैंडर्ड तरीका होता है। तो मैं 2 पाई माइनस करके करने वाला एंगल की तरफ पहुंचूंगा ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो माइनस का पहले सॉल्व किया करो हमेशा, है ना। प्लस का बाद में सोल्व किया करो, माइनस का पहले सोल्व कर लिया करो, उस हिसाब से फिर प्लस वाला सोल्व किया करो, है ना। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा इक्वल टू, पहले माइनस को एज इट इज रहने दो, 1/√2 कब आता है, 45 डिग्री यानी पाई/4। तो साइन पाई/4। अब माइनस का है तो या तो थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन मेरे को ओमेगा चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट का, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका 2 पाई माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस साइन हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, साइन 2 पाई माइनस पाई/4, समझ आया। तो साइन ओमेगा इक्वल टू 2 पाई माइनस 4 2 8, 8 में से एक गया तो साइन 7 पाई/4, साइन 7। डन। अब आप यहाँ आओ, देखो यहाँ पे कॉस ओमेगा को मैं एक बार के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी लिख सकता हूँ कॉस पाई/4, क्योंकि पहली चीज तो माइंड में यही आएगी यार, 1/√2 तो पाई/4 होता है। लेकिन फिर मेरी नजर वहां गई, वहां 7 पाई/4 आ रहा है, और ये भी मेरे माइंड में था कि फोर्थ क्वाड्रेंट का चाहिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो ये पॉजिटिव होता है। तो मैं इस कोस ओमेगा इक्वल टू कोस पाई/4 की जगह कोस 2 पाई माइनस पाई/4 लिख दूंगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने से भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। और मुझे ओमेगा को वैल्यू को दोनों साइड मैच भी करना है। तो कॉस 7 पाई/4, तो यहां से भी ओमेगा 7 पाई/4, और वहां से भी ओमेगा 7 पाई/4। अब लिख सकते हैं अपन नॉर्मल फॉर्म। चलिए स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म है हमारे पास, एक्स कॉस ओमेगा, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। सो एक्स इंटू कॉस ओमेगा, यानी ओमेगा कितना है 7 पाई/4, तो एक्स कॉस 7 पाई/4 प्लस वाई साइन 7 पाई/4 इक्वल टू पी, क्या लिया था अपन ने 2√2। मैच करो, इसी फॉर्म में आंसर है, ठीक है। और अगर डिग्री में डालें तो 7 पाई/4 चेंज हो जाएगा, 45 × 7 कर लो, पाई/4 45 डिग्री होता है, 45 × 7 कर लो, 7 5 35, 3 7 28, 315 डिग्री। पीछे डिग्री में अगर करें तो एक्स कॉस 315 डिग्री, वाई साइन 315 डिग्री इक्वल टू, ठीक है। डन, समझ आया अच्छे से। तो टाइम तो लगा, लेकिन देखो ये क्वेश्चन ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करें, और अपन ने 3 क्वेश्चन किए हैं ना। बात ये कि अच्छे से प्रैक्टिस करिए इसकी। अब अगले क्वेश्चन जो है, जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि डायरेक्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन क्या है, अब वर्ड प्रॉब्लम्स, इनको क्या कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब सीधे सीधे, जैसे इसमें तो डायरेक्ट कह दिया कि ये एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर निकाल लो, पॉजिटिव निकाल लो। अब इसमें घुमा फिरा के बात कहेगा, और आपको सोचना है कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। उसमें कॉन्सेप्ट सीधा सीधा पता चल रहा था कौन सा लगेगा, इसमें नहीं चलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन। देखो अब आगे के इस जर्नी में कभी भी आपको लाइन कहेगा ना, तो लाइन कह के आपको लाइन की इक्वेशन देगा। एक लाइन किससे पहचानी जाएगी, अपनी इक्वेशन से पहचानी। एक पॉइंट किससे पहचाना जाएगा अपने कोऑर्डिनेट से पहचाना जाएगा। तो देखो ऐसा नहीं कहा उसने पॉइंट ए, ऐसा नहीं कहा उसने लाइन एल। अब मैं नहीं जानता ए और एल क्या होता है, अब तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स दो और इसकी इक्वेशन दो, तब मैं पहचानूंगा लाइन। तो ठीक है, तो ये तो है पॉइंट और ये है लाइन। इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का फॉर्मूला लगा दो, है ना। ठीक है, तो पहले मैं लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ जो गिवन है मुझे। Here, the equation of the line is given as, let us say line L ले लूं मैं, is given as। और डायरेक्ट फॉर्मूला जब अपन लगाते हैं तो इतना कोई जरूरी नहीं है कि हम इसकी ग्राफ बनाए, है ना। यूक्लिडियन ज्योमेट्री अगर बनाना हो
अगर मान लो आपको लगे यार बनाना जरूरी, तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बना दिया करो। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हम कैसे बना सकते हैं, लाइन कैसे भी बना दो। मान लो पॉइंट है, ये लाइन है ना, ये लाइन है, ये पॉइंट है, इसके बीच की आपको दूरी निकालनी। पॉइंट क्या है, -1, 1, और लाइन की इक्वेशन अभी मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूँ, देखो क्या आती है रिड्यूस होने के बाद। तो ये जाएगी 12x, 12×6 = 72, 5y-10। ठीक है, 5y को उधर बुलाओ तो इट इज लाइक 12x - 5y, और -10 को इधर बुलाओ तो +82 = 0। तो ये रिड्यूस फॉर्म आ गई। तो इस लाइन की इक्वेशन मुझे पता चल गई क्या, इस लाइन की इक्वेशन है 12x - 5y + 82 = 0। लाइन की इक्वेशन आ गई। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप ग्राफ बनाओ भी सही तो इस तरीके से, ये लाइन एल है ना, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बना देना। जरूरी नहीं है कि आप कार्टेशियन ज्योमेट्री में -1, 1 मार्क करो, कहाँ आएगा कहाँ आएगा कहाँ आएगा और फिर बना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना। जिसमें जरूरी होता है उसमें अपन बनाते भी। जैसे पिछले क्वेश्चन बहुत जरूरी था, क्वाड्रेंट चेक करना था। क्वाड्रेंट चेक होगा जब तक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनी, कैसे चेक होगा, है ना। ठीक है, और ये है मेरा वो पॉइंट पी, जिससे मेरे को इसकी लाइन एल की दूरी निकालनी। तो कंपेयर करना पड़ेगा, एबीसी की वैल्यू निकालनी, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर एबीसी की वैल्यू है, और पॉइंट को x1 y1 मानना पड़ेगा, ऐसे सीखा है अपन, है ना। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म, comparing the given equation with the standard general form, that is, tell me the standard general form, ax plus by plus c = 0। we get, कंपेयर करके बताओ ए बी सी की वैल्यूज। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 12, वैल्यू ऑफ बी इज -5 एंड सी इज +82। ठीक है, ये आ गया एबीसी। नाउ उसके बाद फिर अब मेरे को पॉइंट गिवन है, पॉइंट पी, है ना। तो कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। स्टार्ट करते हैं इसके बाद की कहानी। नाउ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स लेटर से x1, y1 है। और डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ऐसी भी हो सकती थी, ऐसी भी, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट उसने कहा है क्या, वैसे तो कहा है शायद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहा है क्या, देखो डिस्टेंस ही कहा है ना। पर कोई बात नहीं, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, ऐसे मान के चलो अब, है ना। ठीक है, नाउ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 फ्रॉम द गिवन लाइन, L इज गिवन बाय ए फॉर्मूला, याद है, बोलो। अच्छा, इसको P अगर मार्क कर लिया तो लेटर से इसको Q मार्क कर लें, जहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जहाँ पे ये इससे भिड़ रहा है उसको Q मार्क कर लें, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन बाय डिस्टेंस PQ = या स्मॉल d से भी डिनोट कराते हैं, है ना, D फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस PQ = बोलो फॉर्मूला याद है ना, वो तो पैरेलल लाइंस का था, AX मॉडुलस AX1, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। सो AX1 + BY1 + C मॉडुलस √A²। सारे फॉर्मूला में अंडर रूट में तो यही आ रहा है करीब करीब, है ना। ठीक है, तो बस निकाल लो अब क्या है, A × X1, A क्या है हमारा 12, और X1 क्या है, लेटर से ही X1, और ये Y1, तो 12 × -1 प्लस B क्या था, बी था -5 इंटू Y1 है 1, प्लस C क्या था, C है 82। ठीक है ना, इसका तो करना है मॉडुलस डिवाइडेड बाय A² + B², तो 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो अब इधर आ जाओ, आगे कैलकुलेशन यहाँ करते हैं। तो इक्वल टू 12 × -1 -12, -5 × 1 -5 प्लस 82 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर 144 एंड 169 √169। ठीक है, तो उसको सॉल्व करो पहले। तो आप देखो एक चीज, एक गलती मत करना, कई बच्चे ऐसे करते हैं कि 12 × -1 तो -12 है, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है ना, सर +12 ही लिख दो, मॉडुलस लगा हुआ है। मॉडुलस बाद में लगाना है, सॉल्व होने के बाद में, पहले नहीं। तो पहले उसको पूरा सॉल्व करो, उसके बाद मॉडुलस। तो 12 5 17 घटाओ, जब 82 में से 12 गए 70, 70 में से 5 गए 65, तो पॉजिटिव 65 आ रहा है। मॉडुलस हटने के बाद भी क्या आएगा, पॉजिटिव 65 ही आ जाएगा। और √169 क्या आता है, 13, 1365 में 13 यानी कि 5 यूनिट्स, मैच करो।
सही है, समझ आया? तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला था। आपको कॉन्सेप्ट लॉजिक याद रहना चाहिए कि डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है कि इसको डिस्टेंस फॉर्मूला कह सकते हैं। वैसे तो डिस्टेंस फॉर्मूला वैसे दो पॉइंट के बीच का फॉर्मूला है, लेकिन ये एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ओके, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन किया अभी अपन ने? फोर्थ किया ना। अब फिफ्थ वाला तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सिक्स्थ वाला फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आई विल सजेस्ट कि एक काम करते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस। ये वाला तो अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखो पॉइंट्स कह रहा है तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। सिक्स्थ कर लेते हैं, सिक्स्थ का एक पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट आप होमवर्क मार्क कर लेना, ठीक है? और फिर फिफ्थ कल करेंगे। ओके, देखो सिक्स्थ, क्योंकि अभी अपन ने डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का फॉर्मूला लगाया ना, तो सीधे सीधे आप डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस साथ साथ ही फॉर्मूला है बस, है ना? तो दिक्कत नहीं आएगी। तो लेट अस से दीज आर द टू गिवन लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसी होती है सब जानते हैं। और पैरेलल लाइंस की खास बात होती है कि अगर इसकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो इसमें ए और बी तो सेम आने, बस बस कांस्टेंट टर्म लगानी। तो ये C1 है तो ये C2, तभी ये दोनों लाइंस पैरेलल है, नहीं तो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। तो देखो यहाँ पे वो हो रहा है क्या, देखो हो रहा है 15 से 15 मैच हो रहा है, 8 से 8 मैच हो रहा है, बस डिफरेंस इन दोनों का। ठीक है ना? ओके, चलो तो लेट से इसको और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो ये तो है ax प्लस बी वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, और ये है ax प्लस बी वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। तो अब मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं उसमें। गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इन जनरल फॉर्म इज दिस कंपेयरिंग विद द जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना? स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म, सॉरी, है ना? दैट इज ये स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म्स है। कंपेयर करने के बाद वी गेट 6 कोऑर्डिनेट्स आ गए, 5 ही है एक तरीके से, ए और बी तो सेम है। ए इक्वल टू 15, बी इक्वल टू 8, C1 इक्वल टू -34 एंड C2 इक्वल टू 31। ए और बी तो सेम है ना दोनों के, है ना? ठीक है, तो नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला। टू पैरेलल लाइंस L1 and L2 is given by a formula। डिस्टेंस को अपन डी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक पॉइंट नहीं मार्क किया जा सकता। डिस्टेंस ये भी हो सकती है, डिस्टेंस ये भी हो सकती है, डिस्टेंस ये भी हो सकती है। तो इसको पी क्यू ले लो, इसको ये भी ले लो, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स निकल रहे हैं, तो सिंपली डी बोल देते हैं ना। ठीक है, उसमें तो क्या था, पॉइंट फिक्स था, तो पी क्यू डिस्टेंस मार्क कर दी। पॉइंट पी है तो डिस्टेंस पी क्यू हो गई, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस फिक्स नहीं किया जा सकता ना, तो सिंपली वी विल डिनोट इट बाय डी। और क्या होता है फॉर्मूला बोलो? मॉडुलस या तो C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे। आपकी बुक में शायद C1 माइनस C2 हो लो, तो C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा C1, देखो मेरी बात तो सुनो, जनरल फॉर्म में ये फॉर्मूला है और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये फॉर्मूला है, स्मॉल C1 माइनस स्मॉल C2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये तो स्लोप फॉर्म में है और वो जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में वो कैपिटल सीज है। जनरल फॉर्म में वो क्या है, कैपिटल सीज हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वो स्मॉल सीज हैं। तो अगर आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, तो दोनों इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये कोई सी की, स्मॉल सी की वैल्यू थोड़ी ना है, तो कैपिटल सी की वैल्यू है ना। अभी आपने कैपिटल C1 C2 लिखा ही है ना। तो ये बड़ा ही भयानक होता है, यहाँ पे रिस्की होता है कि आप कौन सा लगाओ उसको पहले सोच लो, है ना। तो मैं तो सजेस्ट हमेशा यही करता हूँ बच्चों को कि ये वाला लगा दिया करो। क्यों? उसको स्लोप इंटर, हाँ डायरेक्टली इक्वेशन ही कुछ ऐसे गिवन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तब लगाओ ना वो। अभी तो जनरल फॉर्म में गिवन है, पहले कन्वर्ट करो फिर वो लगाओ, इससे चाहिए लगा दो जब फॉर्मूला अवेलेबल है। सो C1 क्या आ रहा है बताओ? माइनस का 34, और फिर इधर आओ C2 माइनस का 34, देन ये क्या है 31 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट। सो इट इज लाइक करना, 3 3 6 65, माइनस 65 का मॉडुलस 65, और इधर 225 64, तो 9 289 17, सही है। 65/17 यूनिट्स। कटता तो है नहीं है, चेक करो, आंसर यही है। सही है, समझ आया? ठीक है, अब इसकी जो दूरी आएगी वो L और R की फॉर्म में आएगी, L P और R की फॉर्म में आएगी। तो डरोगे तो नहीं? कर लोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो LX प्लस LY प्लस P इक्वल टू 0। इधर आओ, LX, देखो x कोऑर्डिनेट्स एंड x के कोएफिशिएंट्स एंड y के तो सेम आ रहे हैं क्योंकि लाइंस पैरेलल है। बस आपको C1 ये आ रहा है, C2 ये आ रहा है ना, तो
तो C1 माइनस C2 करेंगे तो P माइनस माइनस आर यानी प्लस आर, है ना, मॉडुलस, ठीक है, और डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यानी कि 2l स्क्वायर, भाई एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट यानी 2l स्क्वायर, 2l स्क्वायर में से एल बाहर आ जाएगा तो रूट 2l हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखो मॉडुलस या तो रखे रहने दो, या फिर आप मॉडुलस नहीं रखे रहने देना चाहते, मॉडुलस हटाना चाहते तो प्लस और माइनस लगाओ, प्लस और माइनस पी प्लस आर डिवाइडेड बाय क्या आया था, रूट 2l। चेक करो ये क्या, मॉडुलस रखे रहने दिया या प्लस और माइनस, मॉडुलर, क्योंकि मुझे पता नहीं ना पी और आर की क्या वैल्यू है, मान लो पी की वैल्यू बड़ी है आर की वैल्यू छोटी है, कुल मिला के इसका आंसर आपको पॉजिटिव बाहर निकालना है, तो पॉजिटिव तब तक आप बाहर नहीं निकाल सकते जब तक आप पी और आर क्लियर नहीं, तो आपको मॉडुलस लगाए रहने देगा। ठीक है, डन, ओके। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हमने पहले कर लिया, कोई बात नहीं, डायरेक्ट था, इसका 2 ही पार्ट्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कल हम करेंगे फिफ्थ वाला, और अब स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, ऐसा मत सोचो, क्योंकि पहले तो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और अब जो है इनडायरेक्ट है, बस एक क्वेश्चन में एक ही लॉजिक लग रहा होगा कोई ना कोई, है ना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।